अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आज हम पढ़ेंगे धारामापी। धारामापी या गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो धारामापी एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी परिपथ में धारा को संसूचित करने का या धारा को मापने का कार्य करती है। धारामापी को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। या धारामापी के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, एक प्रक्षेप धारामापी और दूसरा रुद्धोलन धारामापी। तो हम बात करें पहले प्रक्षेप धारामापी की, जिसे हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। तो प्रक्षेप धारामापी वह युक्ति होती है जो धारा के क्षणिक मान को अर्थात आवेश को मापने का कार्य करती है, जबकि रुद्धोलन धारामापी या डेड वेट गैल्वेनोमीटर वह युक्ति होती है जो धारा को मापने का कार्य करती है। तो एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में कि ये आवेश को मापता है प्रक्षेप धारामापी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, जबकि रुद्धोलन धारामापी धारा को मापता है। तो ये बात क्लियर हुई यहां तक। आइए, जो रुद्धोलन धारामापी है डेड वेट गैल्वेनोमीटर है, इसे हमने फिर से दो प्रकारों में विभाजित किया है, या इसके दो प्रकार होते हैं रुद्धोलन धारामापी के। और ये है पहला चल कुंडली धारामापी और दूसरा चल चुंबक धारामापी। तो यहां से नाम से स्पष्ट है कि यहां पर चल कुंडली धारामापी में कुंडली मूव कर रही है, जबकि चल चुंबक धारामापी में चुंबक मूव कर रही है। तो चुंबक और कुंडली के मूवमेंट के आधार पर रुद्धोलन धारामापी को दो भागों में या दो प्रकारों में हमने विभाजित कर लिया है। एक चल कुंडली धारामापी। तो चल कुंडली धारामापी में जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के बीच में कुंडली लटकी होती है और वो कुंडली मैग्नेट के मध्य में रोटेट होती है। क्लियर? दूसरा है चल चुंबक धारामापी। तो चल चुंबक धारामापी में क्या होता है कि जो कुंडली होती है वो फिक्स होती है, जबकि जो उसके दोनों साइड, कुंडली के दोनों साइड जो मैग्नेट्स रखे होते हैं वो मूव करते हैं। तो बात समझ आई यहां तक। तो ये पढ़ा अभी हमने चल कुंडल धारामापी और चल चुंबक धारामापी। तो नाम से स्पष्ट है। फिर हम देखेंगे कि चल कुंडली धारामापी के दो प्रकार हैं। एक है निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा है किलकित कुंडली धारामापी, या सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर या पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो यहां भी नाम से स्पष्ट है कि निलंबित कुंडली धारामापी कैसा होगा और किलकित कुंडली धारामापी कैसा होगा। तो निलंबित कुंडली धारामापी में जो कॉइल होती है वो फास्फोर ब्रॉन्ज की एक पट्टी से दो चुंबक के ध्रुवों के मध्य लटकी होती है। बिल्कुल इस तरह से मान लीजिए, ये दो चुंबक के ध्रुव है और ये एक कॉइल है और ये फास्फोर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप है। ये इसके बीच में ऐसे सस्पेंड होगी, लटकी होगी और ये इस तरह से मूव करती रहेगी। तो क्या हो गया? ये हो गया निलंबित कुंडली धारामापी या सस्पेंडेड कुंडली धारामापी। अब हम बात करेंगे किलकित कुंडली धारामापी या पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो कॉइल होती है, कॉइल के साथ एक एक्सिस अटैच होती है। ये एक एक्सल कह सकते हैं आप, ये एक्सल अटैच होती है और ये फिर क्या हो गया, यहां पर चुंबक के दो ध्रुव हो गए और चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य ये कुंडली लटकी होती है एक एक्सल की सहायता से। और इसी एक्सल के अबाउट ये चुंबकीय ध्रुवों के मध्य घूर्णी गति करती है या गति करती है। तो ये हुआ हमारा चल कुंडली धारामापी या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और हमारे 12th के पाठ्यक्रम में यही है चल कुंडली धारामापी या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, यानी हमें यही पढ़ना है। आइए अब हम देखते हैं कि चल चुंबक धारामापी के कितने प्रकार होते हैं। तो चल चुंबक धारामापी के दो प्रकार होते हैं। एक है स्पर्शज्या धारामापी, दूसरा है ज्या धारामापी। इसे हम बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर या ज्या धारामापी को बोलते हैं साइन गैल्वेनोमीटर। तो जो स्पर्शज्या धारामापी होता है उसमें धारा विक्षेप के स्पर्शज्या के यानी टेन के समानुपाती होती है। थीटा विक्षेप है और यह है स्पर्शज्या। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है उसमें धारा विक्षेप के स्पर्शज्या के समानुपाती होती है, अर्थात करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेन थीटा। जो साइन गैल्वेनोमीटर होता है या ज्या धारामापी होता है उसमें धारा थीटा की ज्या के समानुपाती होती है। ठीक है, किसके समानुपाती होती है? थीटा के ज्या के समानुपाती होती है। तो I समानुपाती साइन थीटा। तो ये हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर के बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन, छोटा सा परिचय देखा।
हमारा जो मुख्य उद्देश्य होगा जिसे हम फोकस करेंगे वो करेंगे चल कुंडली धारामापी में। तो आइए देखते हैं चल कुंडली धारामापी किस तरह से वर्क करता है और क्या इसके प्रकार होते हैं। अभी हमने धारामापी की प्रस्तावना में देखा था या भूमिका में देखा था कि धारामापी क्या होता है और धारामापी के कितने प्रकार होते हैं। उनमें से एक प्रकार था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या चल कुंडल धारामापी, चल कुंडली धारामापी। और चल कुंडली धारामापी के भी दो प्रकार थे, एक निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी। जो हमारा 12वीं का पाठ्यक्रम है उसमें केवल आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना है। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के जो दो प्रकार हैं, निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी, इनके केवल आंतरिक संरचना को लेकर अंतर है, इनके सिद्धांत में और सिद्धांत में कोई अंतर नहीं है। तो सिद्धांत हम बाद में देखेंगे, पहले देखें कि इन दोनों के आंतरिक संरचना में क्या अंतर है और इनके अंदर कौन कौन से अवयव लगे होते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम निलंबित कुंडली धारामापी की। तो ये चित्र है, ये निलंबित कुंडली धारामापी का चित्र है। तो नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो कुंडली है वो निलंबित है, यह लटकी हुई है। किससे लटकी हुई है? तो यहाँ पर एक फास्फर ब्रांच की पत्ती है, उससे ये कुंडली लटकी हुई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कुंडली कैसे बनाई गई है, कुंडली किस प्रकार की होगी। तो हम एक एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम ले लेते हैं और उस फ्रेम पर तांबे के पतले विद्युत रोधी तारों को कसकर लपेट देते हैं। तो जो हमें संरचना प्राप्त होती है उसे हम कुंडली कहते हैं। और उस कुंडली को यहां हम फास्फर बैंड की सहायता से लटका देते हैं। और कुंडली के जो खाली स्पेस होता है बीच में, उसमें हम एक नर्म लोहे का सिलेंडर रख देते हैं जिसे हम टोरॉइड कहते हैं। ये फास्फर ब्रांच की पत्ती और कुंडली के बीच में एक समतल दर्पण लगा होता है और इस समतल दर्पण की सहायता से हम ये देखते हैं कि इस कुंडली का विक्षेप कितना हो रहा है। यहां पर दो पेच लगे हुए हैं T1 और T2 और यहां पर ये दो तार लगे हुए हैं। यहां से धारा इस धारा मापी में प्रवेश करती है और यहां से धारा बाहर निकलती है। ये N और S दो बेलनाकार चुंबकीय ध्रुव हैं जिनका कार्य यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना है। अब इसकी हम क्रियाविधि देखेंगे कि कैसे कार्य करता है। तो जब हम जानते हैं कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है तो उस पर बल युग्म लगता है और वो बल युग्म या बल आघूर्ण इस कुंडली को अक्ष के परिधि घूर्णी गति कराता है या उसको ऐसे मूव कराता है, दाएं बाएं रोटेट कराता है। तो उसके रोटेट होने से जो मिरर लगा हुआ है, समतल दर्पण लगा हुआ है, ये भी घूमता है। समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की स्केल लगी होती है। ये इस तरह की स्केल होती है 1 मीटर की, जिसके बीच में 0 मार्क होता है और 50 इधर 50 इधर, और ऐसे हम इसको यहां पर लगा देते हैं। ध्यान ये रखा जाता है कि इस 0 के ऊपर एक लैंप रखा होता है, लाइट का लैंप, उससे प्रकाश निकलता है और प्रकाश इस दर्पण पर लंबवत आपतित होता है और इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये प्रकाश परावर्तित होकर जो इस मीटर स्केल का 0 है ये इसके ऊपर आकर आपतित हो। बात समझ यहां तक? ये हमें ध्यान रखना है। तो जैसे ही कुंडली क्या होगी, ये विक्षेपित होगी दाएं या बाएं, तो उस केस में क्या होगा कि जो दर्पण है वो भी क्या होगा, दाएं बाएं विक्षेप होगा। तो इससे जो प्रवाहित लाइट है वो इस स्केल पर दाएं बाएं मूव करेगी। बात समझ यहां तक? और यही इसी मेजरमेंट को हमें देखना था, इसी रिफ्लेक्शन को हमें देखना था और स्केल की सहायता से हम डिफ्लेक्शन को या विक्षेप को मेजर कर लेंगे। तो इस स्केल पर इस कुंडली का विक्षेप जितना ज्यादा आएगा, हम कहेंगे कि जो धारामापी है वो उतना अधिक धारा का मापन अच्छे तरीके से कर रहा है, उसकी सुग्राह्यता ज्यादा है। तो इधर देखा हमने किसके बारे में, निलंबित कुंडली धारामापी के बारे में। और हम बात करेंगे चल कुंडली धारामापी के बारे में, चल कुंडली धारामापी के दूसरे प्रकार के बारे में, किलकित कुंडली धारामापी। तो किलकित कुंडली धारामापी, ये नाम से स्पष्ट है कि किलकित है। किलकित मतलब झूलना। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर क्या लिया, एक कील ले ली और इस मार्कर को ऐसे कील के साथ जोड़ दिया और ये ऐसे मूव करे, तो ये होता है किलकित। तो यहां पर जो कुंडली थी वो फास्फर ब्रॉन्ज के साथ लटकी हुई थी, ऐसे अटैच थी ऐसे, ठीक है। यहां पर लटकी हुई नहीं है, यहां पर किलकित है, वो दो बेसों के मध्य रखी गई है। तो एक जिसे हम कह रहे हैं चूल, तो ये एक चूल हो गई और एक चूल हुई हो गई। ये क्या है, दो तार हैं जो इसकी एक्सल का कार्य करेंगे। तो ये यहां पर हमने पेज से, यहां पर पेज से इस कुंडली को इन दो
चूल्हों के साथ फिक्स कर दिया है, ठीक है। और ये 2 स्प्रिंग है और ये 2 पेच हैं T1 T2 और ये यहाँ पर 2 बेलनाकार चुंबकीय ध्रुव हैं और यहाँ पर एक वृत्तीय स्केल है। तो जब इसमें धारामापी में करंट को हम प्रवाहित कराते हैं तो इस कुंडली पर बल आघूर्ण लगता है और वो बल आघूर्ण इस कुंडली को रोटेट कराने का कार्य करता है और इस रोटेट कराने से जो ये पॉइंटर लगा होता है, कुंडली के साथ अटैच होता है, वो इस स्केल पर इस तरह से मूव करता है। तो कुंडली ऐसे घूमेगी, मान लो बाएं दाएं, तो ये पॉइंटर भी क्या होगा, बाएं दाएं मूव करेगा और इस वृत्तीय स्केल पर इस पॉइंटर की सहायता से हम डिफ्लेक्शन को मेजर कर लेंगे, विक्षेप को मेजर कर लेंगे। तो जो आंतरिक संरचना है उसमें केवल कुंडली किस प्रकार से रखी गई है इसको लेकर अंतर किया गया है, ठीक है। तो ये तो था आपका निलंबित कुंडली धारामापी और ये था कुलकित कुंडली धारामापी। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। और हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत देखेंगे और चाहे वो निलंबित कुंडली धारामापी हो चाहे वो किलकित कुंडली धारामापी हो, दोनों के सिद्धांत समान होते हैं। तो यहाँ पर निलंबित कुंडली धारामापी का चित्र प्रदर्शित है और इसी से हम सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमने बताया भी था आपको जब हम इसकी संरचना पढ़ रहे थे कि जब इस कॉइल में धारा प्रवाहित होगी तो ये कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है और हमने पढ़ा था कि जब कोई कॉइल या कोई कुंडली जिस पर n फेरे हों और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हो तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है। ये आप वीडियो देख लेना मेरी बल आघूर्ण वाली, अगर समझ में नहीं आया हो तो ये जान लीजिए फिलहाल कि जब किसी भी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म लगता है, बल आघूर्ण लगता है और जो कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर जो कुंडली है वो फास्फर बेंच की पत्ती से लटकी हुई है, तो जैसे इस पर बल आघूर्ण लगेगा, ये मान लीजिए इस तरह से कुंडली है ये और ये लटकी हुई है, तो उस केस में, उस स्थिति में जब बल आघूर्ण लगेगा तो वो इसको इस ब्रांच की पत्ती के परितः दाएं बाएं इस तरह से घूर्णी गति कराएगा, रोटेट कराएगा, जिससे इस कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होगा। बात समझ में आई यहाँ तक? तो इस पर हम जानते हैं कि कुंडली पर जो बल विक्षेपक बल युग्म होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, अगर n टन्स हैं, I धारा प्रवाहित हो रही है और एक कुंडली का क्षेत्रफल है और B चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है और थीटा B और कुंडली के तल के लंब के बीच का कोण है, तो बल आघूर्ण का जो मान था या बल युग्म का जो आघूर्ण का जो मान था वो था NIAB sin थीटा। अब यहाँ पर थीटा 90 है। यहाँ पर थीटा 90 क्यों लिया गया है ये ध्यान से सुनेंगे आप कि ये जो यहाँ पर बेलनाकार जो हमने ध्रुव लिए हुए हैं ये इसलिए लिए हुए हैं कि जो कुंडली है इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र हो वो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र हो। कैसा हो? त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र हो। तो उस अवस्था में कुंडली के तल और चुंबक के बीच का जो कोण होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है कि हम गैल्वेनोमीटर में बेलनाकार चुंबक के बेलनाकार ध्रुवों को क्यों लेते हैं। तो एक लाइन में रख लीजिए जिससे कि कुंडली के तल का लंब और चुंबकीय क्षेत्र के बीच हमेशा कोण 90 डिग्री का हो। इससे क्या होगा कि इस कुंडली पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा उसका मान अधिकतम होगा, इसलिए हम त्रिज्यीय क्षेत्र रखते हैं, ठीक है। और त्रिज्यीय क्षेत्र रखने के कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। तो दो ध्यान रखें कि हम त्रिज्यीय क्षेत्र क्यों लेते हैं। तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र समान होता है और दूसरा कुंडली के तल के लंब या कुंडली के तल का जो लंब है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, इसलिए हम बेलनाकार ध्रुवों का उपयोग करते हैं। तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो गई 90 और हम जानते हैं कि sin 90 कितना होता है 1, तो ये हुआ tau इक्वल टू NIAB। ये कुंडली पर अधिकतम विक्षेपक बल युग्म हो गया। क्लियर? अब एक बात आप नोटिस करेंगे कि जब ये तार इस बल आघूर्ण के कारण रोटेट होगा, ऐसे ये कुंडली रोटेट होगी तो इस तार में एक ऐंठन पैदा होगी और वो ऐंठन इस बल आघूर्ण का अपोज करेगी। बढ़िया समझ आ रही है? आप थोड़ा सा इमेजिन करें एक रस्सी ले लें और रस्सी को ऐसे अमेट हैं तो रस्सी में क्या होगी, ऐंठन पैदा होगी और आप उसको जो आपने हाथ से इसको मोड़ा था, इस तरह से ऐंठन किया था, तो छोड़ दें तो रस्सी क्या होगी, अपने आप ही लौटकर उस ऐंठन को खोलती हुई अपने आप ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो वही स्थिति यहां पर होती है।
तो ये बल आघूर्ण क्या कर रहा है, इस तार में ऐंठन प्रोड्यूस कर रहा है, ऐंठन पैदा कर रहा है। तो तार का जो नेचर है, तार की जो प्रकृति है, वो क्या करेगी, उस ऐंठन को कम करने का प्रयास करेगी या खत्म करने का प्रयास करेगा। तो इसके अंदर एक ऐंठन बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा जो इस बल आघूर्ण का अपोज करेगा, और वो होगा C इंटू फाई। सी को कहते हैं हम प्रतीकांक ऐंठन का बल युग्म का आघूर्ण, और फाई इस कुंडली में कितना विक्षेप उत्पन्न हुआ है या एंगल ऑफ ट्विस्टिंग कितना है, ऐंठन कोण कितना है। तो जितना अधिक ऐंठन कोण होगा उतना अधिक क्या होगा, कुंडली के अंदर विक्षेप उत्पन्न होगा। तो ये दो चीज जान गए आप, C और फाई। और इस C की जो वैल्यू होती है वो इस तार की प्रकृति पर निर्भर करती है कि ये तार किस पदार्थ का बना हुआ है, इसकी प्रकृति क्या है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस विक्षेपक बल युग्म का मान NIAB इस ऐंठन बल युग्म आघूर्ण के बराबर हो जाएगी। क्लियर। और उसे बोलेंगे हम साम्यावस्था, क्योंकि तार जब ऐंठन होगा, तार के अंदर ऐंठन होगा, तो ये ऐंठन जैसे ही मैक्सिमम होगा उस समय तुरंत ही जो आपका ऐंठन बल युग्म आघूर्ण है ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, और ये फिर तार क्या होगा, ऐंठन कम करना शुरू कर देगा। तो साम्यावस्था में NIAB बराबर C5 हो जाएगा। यहां से हम I की वैल्यू निकालेंगे, तो I क्या हो जाएगा, C5 अपॉन NAB। यहां C NAB ये सभी कांस्टेंट हैं, इन सभी कांस्टेंट को मिलाकर एक हम नया कांस्टेंट ले लेंगे जिसे हम G कहेंगे, और G होता है धारामापी गुणांक, और इसका मान धारामापी की रचना पर डिपेंड करता है, संरचना पर। बात समझ में यहां पर। तो G में क्या क्या है, एक तो C है, और C के इस पर डिपेंड कर रहा है जो तार है, फास्फोरस ब्रांच का जो तार है उसकी प्रकृति पर। N क्या है यहां पर, कुंडली पर फेरों की संख्या। A क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल, और B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर की जो संरचना है उसके ऊपर डिपेंड करता है धारामापी का गुणांक। आई बात में, इसलिए इसे क्या कहा गया है, धारामापी गुणांक। तो बात क्लियर। अब हम देखेंगे कि धारा सुग्राहिता या विभव सुग्राहिता और फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है। निलंबित कुंडली धारामापी और क्लिकित कुंडली धारामापी के बीच में अंतर देखा था बनावट के आधार पर। अब देखते हैं कि इनमें इनके अलावा क्या अंतर है, इनके गुण और दोष के आधार पर क्या अंतर है। तो निलंबित कुंडली धारामापी अधिक सुग्राही होता है क्लिकित कुंडली धारामापी की तुलना में। तो ये अधिक सुग्राही होगा या इसकी सेंसिटिविटी अधिक होती है, और ये कम सुग्राही होता है, इसकी सेंसिटिविटी कम होती है निलंबित कुंडली धारामापी की तुलना में। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। और दूसरा डिफरेंस होता है कि ये अधिक सुग्राही है, तो ये धारा के कम से कम मान को अधिक मेजर कर लेता है, या अधिक सुग्राहिता के साथ मेजर करता है, अधिक यथार्थता के साथ मेजर करता है, और इसके द्वारा कम से कम करंट जो मापी जा सकती है वो होती है 10⁻⁹ एम्पीयर। और इसके द्वारा अब चूंकि इसकी सुग्राहिता कम होती है क्लिकित कुंडली धारामापी की, तो ये इससे कम धारा को ही यथार्थता के साथ मेजर कर पाएगा, और वो धारा होती है 10⁻⁶ एम्पीयर। कहने का अभिप्राय ये है कि ये 10⁻⁹ एम्पीयर तक की करंट को अच्छी तरीके से शुद्धता से मेजर कर सकता है, जबकि क्लिकित कुंडली धारामापी केवल 10⁻⁶ एम्पीयर तक की करंट को ही यथार्थता के साथ नाप पाता है। तीसरा जो अंतर है वो इनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने को लेकर है। अब चूंकि जो निलंबित कुंडली धारामापी होता है इसमें लैंप स्केल के अरेंजमेंट होता है, और उसको जैसे ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे तो हमें फिर से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इस कारण से इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करना सुविधाजनक नहीं होता, जबकि क्लिकित कुंडली धारामापी में लैंप स्केल व्यवस्था नहीं होती, तो उसे एडजस्टमेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए हम इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, यानी इसका स्थान परिवर्तन सुविधाजनक होता है। क्लिकित धारामापी का स्थानांतरण सुविधाजनक होता है। क्यों सुविधाजनक होता है? क्योंकि इसमें लैंप स्केल व्यवस्था नहीं होती, उसे हमें बार बार एडजस्ट नहीं करना पड़ता। इसमें लैंप स्केल व्यवस्था होती है मेजरमेंट के लिए, तो इसमें
निलंबित कुंडली धारामापी का स्थान परिवर्तन असुविधाजनक होता है। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि निलंबित कुंडली धारामापी और क्लिकित कुंडली धारामापी में क्या अंतर है। अब हम देखेंगे धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है। तो धारामापी कम से कम करंट के कारण जितना अधिक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, जितना अधिक विक्षेप उत्पन्न करेगा, हम कहेंगे कि धारामापी की सुग्राहिता उतनी ही ज्यादा। कहने का अभिप्राय यह है कि धारा का मान कम से कम होने पर विक्षेप जितना ज्यादा आएगा, हम कहेंगे धारामापी उतना ही अधिक सुग्राही है। और ये सुग्राहिता दो प्रकार की होती है। पहली है धारा सुग्राहिता या करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी। धारा सुग्राहिता क्या होती है? तो धारा सुग्राहिता विक्षेप और धारा का अनुपात होता है, यानी करंट सेंसिटिविटी SI इज इक्वल टू phi अपॉन I। या प्रति एकांक धारा उत्पन्न होने पर कितना विक्षेप उत्पन्न होगा, या प्रति एकांक धारा प्रवाहित होने पर कितना विक्षेप उत्पन्न होगा, उसे हम धारा सुग्राहिता कहते हैं, और ये होता है phi अपॉन I। और अभी हमने देखा था फॉर्मूला कि I इक्वल टू क्या था? I इक्वल टू था C अपॉन NAB phi। तो यहां से हम अगर phi अपॉन I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा यहां से NAB अपॉन C। तो phi अपॉन I क्या है? phi अपॉन I यही क्या है? धारा सुग्राहिता है। तो phi अपॉन I लिख सकते हैं हम NAB अपॉन C। तो ये हमारी करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, कुंडली का प्रतिक्रियांक धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप को क्या कहेंगे? हम धारा सुग्राहिता कहेंगे। धारा जितनी कम होने पर विक्षेप जितना ज्यादा आएगा, हम कहेंगे धारामापी सुग्राहिता इतना ज्यादा होती है, और ये होती है NAB अपॉन C। क्लियर? अब हम धारामापी सुग्राहिता को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो हम N को बढ़ा दें, यानी कुंडली में जो फेरे हैं उनको बढ़ा दें, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दें, उसका आकार को बड़ा कर दें, चुंबकी पर कुंडली जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है उसके मान को बढ़ा दें, यानी चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा दें, और C को कम कर दें। और C क्या था? C था प्रत्येकांक ऐंठन कोण पर लगने वाला बल युग्म, ठीक है। और तो हम C को कम करें तो हम ऐसे पदार्थ को लें जिसके लिए C की वैल्यू कम हो और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो, फेरे ज्यादा हो, कुंडली का क्षेत्रफल ज्यादा हो और चुंबकीय क्षेत्र की ज्यादा हो। तो उस स्थिति में जो गैल्वेनोमीटर है उसकी धारा सुग्राहिता ज्यादा होगी। लेकिन प्रैक्टिकली हम N को ही बढ़ाकर धारामापी की सुग्राहिता को बढ़ा देते हैं, क्योंकि A और B और C को चेंज करना उतना व्यवहारिक नहीं होता, उतना आसान नहीं होता। तो सामान्यतः हम कुंडली के ऊपर फेरों की संख्या को बढ़ाकर ही धारामापी की सुग्राहिता को, धारा सुग्राहिता को बढ़ा देते हैं। अब ये इसके बाद है दक्षता गुणांक, फिगर ऑफ मेरिट। तो जो धारा सुग्राहिता होती है इसके व्युत्क्रम को हम दक्षता गुणांक कहते हैं। तो दक्षता गुणांक K को लिख सकते हैं हम धारा सुग्राहिता का व्युत्क्रम, अर्थात K इक्वल टू 1 अपॉन SI। और SI कितनी आई हमारे पास? ये है NAB अपॉन C। इसके वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा C अपॉन NAB। बात समझ यहां तक? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विभव सुग्राहिता या वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो जैसे हमने धारा सुग्राहिता को परिभाषित किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे अब विभव सुग्राहिता को परिभाषित करेंगे। तो धारा सुग्राहिता क्या थी हमारी कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। वैसे ही जो हमारी विभव सुग्राहिता होगी वो क्या होगा, या VI, ये क्या होगा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। प्रत्येकांक वोल्टेज के कारण जितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा, क्या कहेंगे उसे हम? विभव सुग्राहिता। और यहां पर देखें, इसे सकते हैं हम VI इक्वल टू phi अपॉन V इक्वल टू क्या होता है? IR, जहां पर R कुंडली का प्रतिरोध है और I कुंडली में बहने वाली धारा है। और हम जान चुके हैं कि phi अपॉन I क्या होती है? धारा सुग्राहिता। तो phi अपॉन राशि को हम SI लिख देंगे तो जाएगा SI अपॉन R। क्लियर? तो यहां से आपको विभव सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता के बीच में एक संबंध मिल गया कि विभव सुग्राहिता बराबर धारा सुग्राहिता बटे R, ठीक है। और R क्या है यहां पर? R कुंडली का प्रतिरोध है। क्लियर हुई बात?
और वी आई कर सकते हैं हम यहां से देखें, एस आई की वैल्यू पुट कर दें आप, तो एस आई कितना है एन ए बी अपॉन सी और ये आर। क्लियर? तो विभव सुग्राहिता एन ए बी और सी के साथ साथ कुंडली के प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। तो ये था धारामापी की सुग्राहिता में देखा हमने, धारा सुग्राहिता, दक्षता गुणांक, फिगर ऑफ मेरिट और विभव सुग्राहिता। ठीक है, तो लास्टली आप ये ध्यान रखेंगे कि हर क्वेश्चन आता है कि आप धारामापी की सुग्राहिता को कैसे इंक्रीज करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, तो उसमें आंसर लिखेंगे कि हम एन ए बी को बढ़ाकर और सी को घटाकर धारामापी सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम केवल एन के मान को बढ़ाकर ही या नंबर ऑफ फेरों की संख्या को बढ़ाकर ही धारा सुग्राहिता का मान बढ़ाते हैं। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।